साथियों नमस्कार। मैं एस डी मीणा, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आरोप पत्र 5 मिलने पर उसका सामना कैसे करें। तो मैंने मेरे दूसरे वीडियो में बताया था कि जांच अधिकारी की नियुक्ति कैसे करेंगे। सक्षम अधिकारी जब आरोप पत्र 5 जारी कर देता है तो SF 7 जारी होगी और जांच अधिकारी की नियुक्ति होगी। कर्मचारी को SF 5 मिल गई, मिलने के बाद उसने आरोपों को स्वीकार नहीं किया तो फिर जांच होगी। मान लो उसने ऐसा जवाब दिया कि सक्षम अधिकारी को जवाब से सहमत है, तो हो सकता है आरोप पत्र 5 ड्रॉप हो जाए या माइनर पेनल्टी दे। तो माइनर पेनल्टी दे तो जांच की जरूरत नहीं है और आरोप ड्रॉप हो रहा है, जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्मचारी ने जो जवाब दिया उससे सक्षम अधिकारी जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो उससे सहमत नहीं है, या कर्मचारी ने आरोपों को स्वीकार ही नहीं किया कि नहीं मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं है, तो फिर जांच होगी तो जांच अधिकारी नॉमिनेट होगा तो SF 7 जारी की जाएगी जिसमें जांच अधिकारी होगा। अब जांच अधिकारी को जांच कैसे करनी है, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। तो जब SF 7 देके जिसको भी जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसको SF 7 मिलेगा, मालूम चल जाएगा कि आप जांच अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। एक कॉपी कर्मचारी को चली जाएगी SF 7 की कि भाई ये जांच अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। जब SF 7 से किसी रेल कर्मचारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है तो फिर उसकी अब ड्यूटी बनती है कि आगे की प्रक्रिया कैसे चलो। अब यहाँ बहुत सी बातें आती है, लोग मुझसे पूछते हैं कि SF 7 मिलने के बाद जांच करने के लिए फाइल को लाना है, जो DR फाइल है कर्मचारी के खिलाफ तैयार किया है वो लाना है। तो यहाँ दो बात है, या तो रेल प्रशासन पूरी जांच की फाइल को जांच अधिकारी के पास भेज दे कि भाई ये फाइल है आप इस पर जांच करें, या जांच अधिकारी फाइल लेने खुद जाए। दोनों ही बात है, दोनों भी हो सकता है। अब जांच अधिकारी को कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है, डिले करना है तो फाइल आएगी तो हम जांच कर लेंगे, प्रशासन को लिख के भिजवाए आपने मुझे जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया, कृपया इस केस से संबंधित सभी कागजात मुझे भिजवा दें, या खुद लेने चले जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए जांच अधिकारी को कि उस फाइल में पेज नंबर डले होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो जो सबसे नीचे पेज होता है वो 1 नंबर होता है, फिर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा ऊपर जैसे जैसे फाइल में कागज लगते हैं वो पेज नंबर बढ़ते जाते हैं। तो आपने फाइल लिया उस समय लास्ट नंबर क्या था उसको देखना है। DAR सेल का जो ऑफिस सुप्रीडेंट है, OS है या डीलिंग क्लर्क है, जो भी है, वो आपको जब फाइल देगा तो वो आपसे रिसीव लेगा कि ये फाइल हमने जांच अधिकारी को दी है, और उसमें पेज नंबर लिखता है 1 नंबर से, मान लो 55 पेज लगे हुए हैं तो 1 नंबर से 55 पेज तक के कागजात हमने जांच अधिकारी को दिए हैं। इसका मतलब 1 से 55 के बीच के सभी कागजात होने चाहिए, अगर खो गए तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो वो पेज नंबर जरूर देख लें। अगर 1 से 55 लिखे तो आप 1 से 55 फाइल पे देख लें है या नहीं है उपलब्ध। अगर बीच में से पहले से भी गायब है तो भी आप जिम्मेदार है क्योंकि आप साइन करके आए हैं। तो इस बीच जब फाइल आपको मिले तो इसका विशेष ध्यान रखें कि पेज नंबर देखें कि आपको कितने पेज दिए गए, गिने, कोई शर्म नहीं है। जब आप फाइल वापस लेंगे ना, आपकी जांच जब खत्म हो जाएगी और जांच रिपोर्ट जब आप सबमिट करवाएंगे तो अभी आपको देते हैं कि इतने पेज में सबमिट करवा रहा हूं, तो आपके एक एक पेज को देखा जाएगा कि आपने जो लिखे वो पेज है या नहीं है, जब आपकी शर्म नहीं रखी जाएगी।
और नहीं है तो आपसे मांगा जाएगा। तो आप भी पेज जब ले रहे हो फाइल का तो पेज पूरा देखें कि जितने पेज लिखे हैं वो है या नहीं है। उसको लेने के बाद, फाइल को लेने के बाद पूरे केस को जांच अधिकारी को पढ़ना है। नाम सही लिखा है, पदनाम सही लिखा है, वो तो जनरली 99% होता है सही, नहीं कभी कभी गलत होता है। कर्मचारी भी हाईलाइट कर देता है कि ये नाम सही नहीं है, मैं इस नाम, ये चार्जशीट मेरे नाम से नहीं है, मैं नहीं लूंगा, या मुझे गलत दे दी, तो करेक्शन होके आती है। लेकिन करेक्शन होना जरूरी है। गलत नाम से आरोप पत्र की जांच हो वो भी ठीक नहीं है, पदनाम भी सही होना चाहिए। इसके बाद पूरा आरोप पढ़े, आरोप सही है, निष्पक्ष है, उसमें कोई गलती नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एनेक्स 3 में जो मेंशन किए हैं वो उस फाइल में हैं, इस बात का सुनिश्चित करें। अगर नहीं है तो होने चाहिए, मांगे। फाइल में जो आरोप पत्र में दर्शाए गए हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो उपलब्ध नहीं है। आरोप पत्र में लिस्ट ऑफ विटनेस एनेक्सर 4 में होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो डीए को आप सूचित करें। तो अगर आरोप पत्र में कोई चीज गलत दिखती है तो जांच अधिकारी के लेवल पे ही आप जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है उसको खबर कर दें कि आरोप पत्र की जो फाइल मुझे मिली है मैंने इसको पूरा पढ़ा है और इसमें ये कमी है, इसको पूरा किया जाए, उसके बाद ही जांच आगे करेंगे। नहीं तो फिर जांच चलेगी, उसमें डिफेंस काउंसलर आएगा, वो आपको अटका देगा, फिर जांच जितनी देर होगी आपके अकाउंट पे आ जाएगी कि हम जांच को देर कर रहे हैं। तो उस काम को आप जांच अधिकारी नियुक्त हुए हैं तो डिसिप्लिन अथॉरिटी को पहले ही बता दें। कभी कभी आरोप जो लगाए गए हैं वो भी ठीक नहीं होते हैं। आरोप में लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि दंड का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। उसमें ये होता है कि आपके विरुद्ध ये आरोप है जो कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इसके हिसाब से उल्लंघन है। अब कर्मचारी सिद्ध हो गए तो दंड आ जाएगा, सिद्ध नहीं हुए तो नहीं आएगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक ग्रुप डी के कर्मचारी को आरोप पत्र जारी हुआ था, उसने सबलेटिंग ऑफ रेलवे क्वार्टर था और किसी ने विजिलेंस केस कर दिया, जांच हुई, जो भी है वो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, उसका मैं डीसी बना था, कैसे बचाया वो तो बताऊंगा। लेकिन उस आरोप पत्र में क्या लिखा था, जो आरोप लगे थे वो मैं आपको बता रहा हूं। विजिलेंस को गया रिकमेंडेशन, किसी ने शिकायत किया था, जांच हुई और जांच में ये हो गया था कि वो क्वार्टर किराए से किसी से दे रखा है। तो SF5 आई तो विजिलेंस ने डिवीजन को भेजा, एडीआरएम हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, तो एडीआरएम ने नीचे अफसर को भेजा कि भाई आपके अधीन ये कर्मचारी काम कर रहा है और क्वार्टर सबलेटिंग है और इसको SF5 देके और आगे प्रक्रिया करें। तो सबलेटिंग में तो रिमूव भी कर देते हैं। तो आरोप जब तय किया तो आरोप पत्र में क्या लिखा, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, अभी बाद में कैसे निपटा उसको तो हम बाद में बता देंगे आपको। कि सक्षम अधिकारी ने, मतलब एडीआरएम ने, इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपने रेलवे आवास किराए से दे रखा है, इसलिए आपको मेजर पेनल्टी देने का प्रावधान किया गया है, इसलिए आपको ये आरोप पत्र 5 जारी किया जाता है। तो आपको आरोप पत्र में आरोप में ही ये लिख दिया है कि आपको मेजर पेनल्टी देने के लिए प्रावधान किया गया है। अब हर कोई अरे ये तो देना ही है, आएगा ही, ये तो साहब ने लिखा है। तो आदमी मेरे पास आया था, मैं उसके बाद में डीसी बना, तो मैंने उसको जवाब लिखा था कि जब आरोप में आपने डिसाइड ही कर चुके हैं कि मुझे मेजर पेनल्टी देनी है तो फिर जांच क्यों करते हैं, आरोप पत्र क्यों भेजा, मेजर पेनल्टी भेज देते हैं, आप तो सक्षम अधिकारी हैं। तो वो आरोप पत्र गलत हो गया, लेकिन जांच अधिकारी ने उस बात को नहीं देखा। SF7 अपॉइंट हो गया था, बाद में इंक्वायरी हुई, उसकी केस चला, वो आरोप पत्र सुधार दिया, लेकिन मतलब
मैं बता रहा हूं कि आरोप पत्र को जांच अधिकारी को अपने लेवल पे देख लेना चाहिए कि गलत तो नहीं है। एक लिस्ट ऑफ विटनेस में चेक किया और मालूम चला कि हो सकता है कि आपका ही नाम खुद का हो जांच अधिकारी का। क्या होता है कि सुपरवाइजर ने किसी का रिपोर्ट भेजा कि आदमी इस तारीख से इस तारीख अनऑथराइज एब्सेंट था, 1-2 महीने हो सकते हैं, और उसी रिपोर्ट पे उसको SF5 आ गई और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपकी रिपोर्ट का जिक्र है और आपको इंक्वायरी अफसर बना दिया, तो आप तो प्रूफ करोगे ना कि मैंने जो लिखा वो सही है। तो जिसका नाम गवाह में हो वो आदमी इंक्वायरी अफसर नहीं बन सकता है, या जिसने रिपोर्ट किया है, जिसकी रिपोर्ट पे आरोप पत्र आया है, वो भी इंक्वायरी अफसर नहीं बन सकता है। तो ये मैंने देखा है जब मैं DC था, जब कि जो इंक्वायरी कर रहा है उसी की रिपोर्ट पे SF5 आई थी, तो हमने बोला भाई आप तो वैसे ही इंक्वायरी अफसर कैसे बन गए, आपने तो खुद ने रिपोर्ट किया है, आप तो प्रूफ करोगे ही ना, खुद क्यों मानोगे कि नहीं ये गलत है आरोप। तो इस चीज को SF5 मिलने के समय पूरा देख लें खुद ही कि मेरी रिपोर्ट पे तो ये आरोप पत्र नहीं आया है, या मेरा खुद का नाम तो लिस्ट ऑफ विटनेस में नहीं है। इंक्वायरी अफसर सामान्यतः वही डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर बनते हैं जिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी को आरोप पत्र दिया है, तो उसको देखना है कि उसका खुद का नाम तो नहीं है। तो आरोप पत्र को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अगर उसमें कुछ गलती है तो डिसिप्लिन अथॉरिटी को बता दें, और अगर कुछ गलत नहीं है तो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जांच का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बहुत ही अच्छा हो, सौहार्दपूर्ण हो। जो जांच में उपस्थित कर्मचारी होगा उसको कोई डर नहीं लगे, उसे लगे कि नहीं, एक मैं ऐसे जांच अधिकारी के पास जा रहा हूं जो अगर मैंने मेरा डिफेंस अच्छे से किया तो वो मुझे बचाएगा। हम किसी को न बचाने की बात करेंगे न फंसाने की बात। जांच कैसे करनी है उसके बारे में बात करें। जब आपने देख लिया सब सही है, तो फिर आपको जो आरोपित कर्मचारी है उसको सूचना देना है। तो उसको सूचना देना है तो आप उसके पत्र लिखें। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, अपना पत्र क्रमांक खुद बना लें। जैसे आरोप पत्र में बाईं तरफ लिखा हुआ E/308/ ये और 2025 या 2024, कोष्टक में उस कर्मचारी का शॉर्ट में नाम, दिनांक लिखा होता है। इससे पता चलता है भाई ये आरोप पत्र का चल रहा है। आपके पास हो सकता है 1 या 2 चार्जशीट की इंक्वायरी चल रही हो, कौन सा कागज कहाँ लग गया, या कौन से कागज के बारे में आपसे पूछा, आपको पता है कैसे चलेगा, पूरा कागज पढ़ेंगे। तो ऊपर जो है, कभी भी पत्र संख्या आप जब जारी करें तो आप E/DAR कर लें, ऑब्लिक उस कर्मचारी का शॉर्ट में नाम है वो लिख लें, ऑब्लिक पहला पत्र लिख रहा तो पहला लिख लें, दूसरा लिखें 2 लिखें, नंबर है उसको बढ़ाते जाए और दिनांक आपका, बस इतना सा कोड बना ले। फिर वही कोड चलेगा, सिर्फ पत्र संख्या जैसे जैसे बढ़ेंगे ऐसे ही वो 1 2 3 4 5 बढ़ेगा। तो इससे जैसे ही उस आदमी का शॉर्ट में नाम कभी आपसे पूछे ये कागज आपका किसका है, तो जैसे ही उसका शॉर्ट में ध्यान आ जाएगा तो उस कर्मचारी का है। तो ये एक अपना नंबर भी लिखें, जैसे उससे लिखने में भी आगे आसानी होगी। जब फाइंडिंग हम लिखेंगे, जब बताएंगे कि मेरे पत्र संख्या ये दिनांक ये है, वो भी हमको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो ये पत्र संख्या लिखें, फ्रॉम अपनी तरफ से, टू जिस कर्मचारी को लिखना है वो, विषय DAR की जांच, संदर्भ SF7 SF5, या संदर्भ में पहला नंबर SF5 संख्या लिख दो, दूसरा नंबर SF7 लिख दो।
फिर नीचे उसको लिखो। संदर्भ एक के तहत आपको SF-5 जारी किया गया है, जिसमें आपके विरुद्ध लगे आरोप की जांच के लिए संदर्भ 2 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता को जांच अधिकारी बनाया गया है। अब निम्न हस्ताक्षरकर्ता मतलब साइन तो आप ही करोगे ना उस लेटर पे, इसलिए वो लिखना है। आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे बनाया गया है, लेकिन ये उचित वर्ड नहीं लग रहा है कि मुझे बनाया गया है। ऐसे खराब कुछ नहीं है। मुझे आपके केस में जांच अधिकारी बनाया गया है, बुरा नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इस केस में आरोप की जांच के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को जांच अधिकारी बनाया गया है। तो आप ही साइन करेंगे। देखो आप बड़ी बड़ी रिपोर्टें आती है, उसमें लिखता है अंडर साइन एग्जाम दी केस। अंडर साइन मतलब जो साइन नीचे साइन किया उसी ने केस की जांच किया है। तो बस यही है, भाषा का फर्क है और कोई बात नहीं है। तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता को जांच अधिकारी बना दिया गया है। अब आपको जांच जहां रखनी है उसके बारे में लिखना है। जांच की तारीख, जांच का समय और जांच की स्थान, ये 3 स्पष्ट होना चाहिए। कोशिश ये करें कि अवकाश का दिन नहीं। अगर केस जल्दी करना है या कोई ऐसे सरकमटेंसेज है कि छुट्टी के दिन भी आपको रखना है तो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि अवकाश का दिन नहीं हो। वर्किंग डेज में आप जांच रखें। तो उसमें सेकंड पैरा लिखें कि आपके केस में प्रारंभिक जांच दिनांक इतने को इतने बजे इस कार्यालय में रखी गई है। आपका उद्देश्य पूरा हुआ। अब आप नीचे लिख सकते हैं, जब आपको फाइल मिल गई और कर्मचारी ने जो लिखा वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। पढ़ लिया तो उसमें आरोप स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तो जांच चल रही है। तो अपना डिफेंस काउंसलर नॉमिनेट किया है या नहीं किया है वो पता चल जाएगा। अगर उसने नॉमिनेट नहीं किया है तो आप वहां लिखे उस पत्र में, आप अपना बचाव सलाहकार यदि रखना चाहते हैं तो उसका सहमति पत्र मुझे उपलब्ध करवाएं और जांच के दिन उसको साथ में लेके आए। अब हम उसे बुलाए कैसे, क्योंकि उसका तो नॉमिनेशन है ही नहीं है ना। तो आप जांच के दिन लेके आए साथ में। और अगर उसने नॉमिनेशन किया है, फाइल में मालूम चला कि बचाव सलाहकार का नाम दे दिया है, तो आप अपने बचाव सलाहकार के साथ इस तारीख को जांच में उपस्थित हो। लेकिन ये जांच अधिकारी की फिर ड्यूटी है कि एक कॉपी बचाव सलाहकार को भी भेजनी पड़ेगी, या जिस अधिकारी के अधीन काम कर रहा उस अधिकारी को भेजनी पड़ेगी कि इस तारीख को बचाव सलाहकार को रिलीव करने की व्यवस्था करें। तो बचाव सलाहकार तो आना जरूरी है। तो ये जो है आप उसको, अगर उसने डिफेंस काउंसलर नॉमिनेट नहीं किया तो उसको नॉमिनेट करने की सलाह दी जाएगी, और नॉमिनेट किया तो बुलाएंगे। तो देखो मैं बार बार ये बोल रहा था आपको, जब SF-5 के बारे में बता रहा था कि SF-5 में बचने के बहुत चांस है। तो बचाव सलाहकार नॉमिनेट करने का आपको कैसे चांस मिला? SF-5 मिला, उस समय मिल गया, क्योंकि आप SF-5 में मिला लिखा हुआ है पैरा में। मैंने एक बार बताया था कि आप एक या एक से ज्यादा बचाव सलाहकार नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 3 होते हैं, आप 3 नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं बुलाएंगे, क्रम से बुलाएंगे। क्रम से का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी एक को, अगर कोई कारण से एक नहीं, पहला नहीं आ पाया तो दूसरे को, दूसरा नहीं आ पाया तो तीसरे को, लेकिन तीनों एक साथ नहीं है। तो मैक्सिमम 3 डिफेंस काउंसिल कर सकते हैं, एक से ज्यादा और 3 से ज्यादा नहीं। तो उनके नाम आ जाएंगे और हमने लिखा है। तो पहले तो SF-5 मिलने पे आप नॉमिनेशन दे सकते हैं। SF-5 पे नहीं मिला तो SF-7 मिली, जांच अधिकारी आपको सूचित कर रहा है कर्मचारी को, उसमें भी बता रहे हैं कि आप डिफेंस काउंसलर नॉमिनेट कर सकते हैं। और तीसरा चांस फिर मिलेगा, मैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जब बात करूंगा तो उसमें भी नॉमिनेशन का ऑप्शन होता है। तो ये जो है
पहला पत्र कर्मचारी को जाएगा। जाने के बाद कम से कम 7 दिन का टाइम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ये चिट्ठी लिखी और कल उसको बुला लें, ना, ऐसा नहीं होता। उसको 7 से 10 दिन देने चाहिए कि वो आदमी 7 से 10 दिन के बीच में प्रारंभिक जांच होगी। तो इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच। जब पत्र कर्मचारी को मिल जाएगा तो हम बात इस पे करेंगे कि हर काम हो रहा है, मतलब कर्मचारी को पत्र मिल गया तो उसको क्या करना है। एक्स पार्टी की लास्ट में बात करेंगे कि पत्र मिल गया, वो आया ही नहीं, या पत्र वापस आ गया, वो क्या होगा। वो बड़ा इजी मामला है, सबसे सरल जांच है, उसकी हम बात में बात करेंगे। तो कर्मचारी को पत्र मिल गया, जिस दिन आपने जांच रखी उस दिन कर्मचारी आपके पास आ जाएगा, आप बैठे। अब कर्मचारी या तो अकेला आ सकता है या अपने डिफेंस काउंसलर को साथ ला सकता है, दोनों ही है। मैंने बीच में जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में डिफेंस काउंसलर आ तो सकता है, लेकिन वो बोलेगा या नहीं बोलेगा इस पे बात हम बाद में करेंगे। तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं कि अगर वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में डिफेंस काउंसलर आ गया तो क्या उसको बोलना चाहिए बीच में। तो उसमें डिफेंस काउंसलर को बीच में बोलना अलाउ नहीं है, वो नहीं बोले, साथ में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ सकता है। वो साथ में इसलिए बैठ सकता है कि आरोप पत्र में खुद में लिखा हुआ है, आप आरोप पत्र का फर्स्ट जब पेज पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप कोई कागजातों का निरीक्षण करना चाहते हैं तो आप निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे ही नहीं है कर्मचारी तो कैसे करेगा। तो बचाव सलाहकार साथ में लाएगा, वही तो निरीक्षण करेगा ना डॉक्यूमेंट्स का। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में वो आएगा तो बचाव सलाहकार डॉक्यूमेंट्स यदि जरूरत है इंस्पेक्शन करने की तो वो कर सकता है, फिर जांच आगे बढ़ेगी। इसलिए उसका बैठना अनिवार्य बोल सकते हैं, लेकिन बोलना अनिवार्य नहीं है। वो आगे बैठ गए ऑफिस में, सिटिंग होगी। सिटिंग कैसे होगी, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जांच अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं तो इन एक एक चीज का ध्यान रखना है। इस चीज को बार बार सुने, गौर से सुने, वीडियो को बार बार सुनने की जरूरत है तो जरूर सुने। लोगों को जांच अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें जांच कैसे करनी है। जब कमरे में बैठे होगी, कमरे में बैठ गए तो जांच अधिकारी जैसे मैं बैठा हूं बीच में, टेबल के बीच में बैठे, बैठने के बाद एक साइड में आरोपित कर्मचारी और उसका बचाव सलाहकार बैठ जाएगा। दूसरी साइड जो रखी जाएगी वो गवाह और प्रेजेंटिंग अफसर अगर है तो उनके लिए रखी जाएगी। तो देखो, हम प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक जांच की। यहां हमने बिल्कुल नहीं बोला कि गवाह को बुलाना है, लेकिन प्रेजेंटिंग अफसर अगर है, विजिलेंस केस है, तो वो जरूर रहेगा। पहले दिन प्रारंभिक जांच में यदि प्रेजेंटिंग अफसर है तो प्रेजेंटिंग अफसर रहेगा, और प्रेजेंटिंग अफसर नहीं है तो आरोपित कर्मचारी, और यदि उसके साथ में डिफेंस काउंसलर है तो वो रहेगा, ये रहेंगे। और फिर जांच जो शुरू होगी वो अच्छा माहौल होगा, अच्छे से बात करनी है। हम कर्मचारी को इस ढंग से अच्छे से बात करेंगे कि वो जांच में कोऑपरेट करे, वो जांच में कोऑपरेट करे, जांच जल्दी पूरी हो जाएगी। ऐसा माहौल बनाए, ऐसी रूपरेखा बनाए, कर्मचारी से पूछ लें आप किस दिन उपलब्ध होंगे, जिससे कि तारीख जल्दी उस समय हम दे सकें। उसकी सुविधा के अनुसार हम तारीख तय कर लेंगे, वैसे इस तारीख को हम तय कर लेंगे। हमने तारीख तय किया, वो उपलब्ध ही नहीं है, या हम खुद उपलब्ध नहीं है, या डिफेंस काउंसलर उपलब्ध नहीं है, तो तीनों की सहमति से जांच की तारीख तय कर लें। अब शुरू होगी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी।
हम ये मान लेते हैं कि हम सिंपल केस की जांच कर रहे हैं, प्रेजेंटिंग अफसर विजिलेंस केस में और प्रेजेंटिंग अफसर हमारे साथ नहीं। फर्स्ट डे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जांच हमने शुरू किया तो हमारे सामने आरोपित कर्मचारी और डिफेंस काउंसलर आए। तो डिफेंस काउंसलर को तो बोलना नहीं है, तो वो तो बैठे रहेंगे। बोलना केवल आरोपित कर्मचारी को है। यहाँ जिस आदमी को SF5 मिली है वो भी सुने, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि उसको क्या करना है, और जांच अधिकारी को बताऊंगा कि उसको क्या करना है। बैठ गए। जांच अधिकारी सामान्यतः ये गलती करते हैं कि ग्रुप डी का अगर कर्मचारी है जिसके खिलाफ SF5 है तो उसको अलाउ नहीं करते, बोले बाहर बैठ जाओ, मैं लिख दूंगा, साइन कर देना। ये न्यायपूर्वक नहीं है, नेचुरल जस्टिस नहीं है, ये गलत है। जिसको आरोप पत्र मिला है उसको बैठना अनिवार्य है, उसको बिठानो, इज्जत से बिठानो। ऐसा कोई भावना नहीं रखनी चाहिए कि मेरे पास क्यों बैठा है। उसके खिलाफ केस है, अगर उसका डिफेंस अच्छे से नहीं हो तो उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये मैंने केस देखे हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक का डिफेंस लिखा है। वीडियो देखने के बाद वो मेरे पास आया, 2021 का केस था, पूरी जांच हो गई थी, लेकिन कर्मचारी को अंदर नहीं बिठाना गया, डिफेंस काउंसलर अकेला बैठा रहा और जांच हो गई। और मजेदार बात यह है कि उसने जब मुझे कागज दिए तो उसमें कर्मचारी के साइन कहीं नहीं थे, केवल डिफेंस काउंसलर के साइन थे। ये तो जांच अधिकारी की खुद की गलती है। 2021 का केस है, मैंने 2025 में अपील लिखा है, पनिशमेंट लागू हो गया है, पनिशमेंट चालू है, लेकिन हमने लिखा है कि जांच ही सही नहीं हुई थी, जांच में मुझे बुलाया ही नहीं गया, कब जांच हो गई मुझे तो पता ही नहीं है। संभावना कम है कि कर्मचारी को न्याय मिले, क्योंकि 3 साल हो गए, पनिशमेंट 4 साल का स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट फॉर 4 ईयर विद फ्यूचर इफेक्ट है, और ये जुलाई 25 में पूरा हो रहा है। लेकिन अगर कोई कमी हमें किसी भी स्टेज पे मिली है तो बता तो रहे हैं ना, जांच अधिकारी पे उंगली तो उठा रहे हैं ना। तो जांच अधिकारी को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि आपके पास कोई आया और आपने ऐसी कमी छोड़ी जो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आपके ऊपर उंगली उठाए। इस बात का ध्यान रखें। उसे बिठाने, इज्जत से बिठाने, उसके हर कागज पर साइन लेने, आरोपित कर्मचारी के हर कागज पर साइन होंगे ही। तो उसको बिठान के उससे सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछने? सबसे पहले फर्स्ट सवाल होगा, क्या आपको आरोप पत्र मिल गया है? हैव यू रिसीव्ड द चार्जशीट? क्या आपको आरोप पत्र मिल गया है? आरोप पत्र मिलना जरूरी है ना। अब यहाँ हर सवाल के 2 जवाब होंगे, मैं दोनों ही जवाबों के बारे में आपको बताता हूँ। क्या आपको आरोप पत्र मिल गया है? एक जवाब हो सकता है हाँ मिल गया है, ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन कर्मचारी ने बोल दिया नहीं मुझे आरोप पत्र नहीं मिला, तो जांच काहे की करेंगे, मिला ही नहीं तो यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो SF5 की कॉपी निकाल के, जीरोक्स कॉपी निकाल के कर्मचारी को देगा और रिसीव करेगा। वैसे ये नौबत आती नहीं है, क्योंकि जब SF5 और SF7 हुआ तो कर्मचारी को तो मिली होगी, लेकिन किसी ने नाम बोल दिया तो बोल दिया। तो ये काम जांच अधिकारी को करना है। सवाल नंबर 2, क्या आपको आरोप पत्र में लिखे हुए सभी कागजात मिल गए हैं और आपने उनका निरीक्षण कर लिया है? मतलब एनेक्सर 3 में जिन डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख है वो आपको मिल गए हैं और वो आपने देख लिया, निरीक्षण कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, मतलब समझ गए हैं। तो यहाँ पर 2 जवाब होंगे, यदि हाँ तो आगे बढ़ेंगे, और यदि ना तो आपको जितने भी कागजात एनेक्सर 3 में मेंशन किए हुए हैं वो कर्मचारी को जीरोक्स कॉपी देनी पड़ेगी और रिसीव लेना है।
या फिर डिफेंस काउंसलर का काम है कि वो कागजातों को लेगा और उनको इंस्पेक्शन करेगा। इसीलिए डिफेंस काउंसलर होना जरूरी, कि वो लेके उनको पढ़े और समझे। यहाँ डिफेंस काउंसलर इसलिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में नॉमिनेट किया है। तो सेकंड क्वेश्चन होगा, हैव यू रिसीव और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन दी चार्जशीट। एनेक्सर ए में जो मेंशन किया वो मिल गया। अब 3 नंबर पे जाएंगे हम। आपके विरुद्ध लगे गए आरोप को आप समझ गए हैं? हैव यू अंडरस्टूड द चार्ज फ्रेम अगेंस्ट यू। आपके खिलाफ जो चार्ज लगे हैं समझ गए हैं? तो समझना तो चाहिए ना आदमी को। अब यहाँ पे फिर 2 आंसर होंगे, हाँ तो आगे बढ़ो, और नहीं। नहीं कब बोल सकता है? कि चार्ज अंग्रेजी में लिखे हो और आदमी को अंग्रेजी आती नहीं है, या बहुत से लोग क्षेत्रीय भाषाओं में ही बात करते हैं। अब मैं गुजरात में रहता हूँ, चार्ज अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, और उस कर्मचारी को अंग्रेजी तो आती नहीं है, हिंदी अच्छी नहीं आती, तो वो ना बोल सकता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि कर्मचारी को उस भाषा में समझाएगा जिस भाषा उसको आती है, और इसके साथ ही 2 लोगों के हस्ताक्षर लेगा कि कर्मचारी को आरोप पत्र पढ़कर समझा दिया गया है। ऐसा नहीं कि बोल दिया वही समझ गया ना, ये आपको गवाह रखना पड़ेगा कि आपने जो आरोप उसके खिलाफ लगे हैं वो उसकी भाषा में समझा दिए, और 2 के साइन लेने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये सवाल क्वेश्चन में बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, जांच अधिकारी थोड़ा आगे पीछे, लेकिन लगभग यही होने चाहिए, और अगर बिल्कुल यही रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, आपके विरुद्ध लगे आरोपों को आप स्वीकार करते हैं? डू यू एक्सेप्ट द चार्ज लेवल अगेंस्ट यू। आपके खिलाफ जो चार्ज लगे आप उसको एक्सेप्ट करते हो? तो यहाँ 2 उत्तर होंगे, हाँ या ना। देखो मैंने शुरू में बोला कि डिफेंस काउंसलर बोलना अलाउ नहीं है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में। कारण यही है, चौथा सवाल, कि आपके खिलाफ लगे आरोप को आप स्वीकार करते हैं। और मान लो कर्मचारी ने बोल दिया हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे से गलती हुई है, जो आरोप लगे वो सही है, तो डिफेंस काउंसलर जबरदस्ती बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इसका बचाव करूंगा भाई, ये भले ही बोल रहा हो, तो वो बोल के क्या करेगा जब कर्मचारी मान रहा है? तो इसीलिए डिफेंस काउंसलर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में अलाउ नहीं है। हाँ डिफेंस काउंसलर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में कर्मचारी को सिखा के ला सकता है कि ना बोल देना इस सवाल का, तो आगे इंक्वायरी बढ़ जाएगी। लेकिन उसने बोल दिया कि मुझे मंजूर है, जो आरोप लगाए वो सही है और मैं इसको मंजूर करता हूं, तो इंक्वायरी 95% 99% खत्म हो गई। फिर क्या होता है, कर्मचारी से लिखा लिया जाता है कि जो आरोप लिखे हैं मेरे विरुद्ध लगे हैं मैं उनको स्वीकार करता हूं, इसमें मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। उससे बोलते भाई आप लिख के दे दो, वो लिख के दे देगा। हालांकि रूल में ये बोला है कि इंक्वायरी यहाँ खत्म कर दी जाए, लेकिन नहीं, गवाहों के बयान तो फिर भी लेने हैं। जो मैं गवाहों के बयान लेंगे तो क्या सावधानी रखनी है, कैसे रखनी है वो बताऊंगा, क्योंकि माननीय कोर्ट ने बोला है कि कर्मचारी ने मान लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन गवाहों के बयान तो लेने चाहिए। तो गवाहों के बयान तो फिर भी लेने हैं आपको, बच्चे नहीं है, लेकिन काम लगभग पूरा हो गया। लेकिन कर्मचारी ने बोला कि नहीं नहीं मुझे मंजूर नहीं है भाई, जो आरोप लगाए वो मुझे मंजूर नहीं है, आई एम नॉट एग्री विद द चार्जेस, तो फिर जांच आगे चलेगी। तो डिफेंस काउंसलर अच्छा जो होता है वो कर्मचारी को सिखा के लाता है, भाई मैं तो नहीं बोलूंगा, शांत रहूंगा, लेकिन आपको यह इस सवाल का जवाब ना में बोल देना है तो इंक्वायरी आगे चलेगी। या डिफेंस काउंसलर साथ में गया ही नहीं तो पहले बोल देते हैं, मैं बहुत से केसों में बोल देता था, मुझे फुर्सत नहीं रहती थी जब कि साहब क्या करेंगे, मैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में जाओ ये सवाल पूछे तो बोल देना कि मैं जो आरोप लगाया उससे सहमत नहीं हूँ, जांच करो मैं तैयार हूँ, फिर देख लीजिए। बस इतना ही तो बोल के आना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में। तो कर्मचारी जिसको आरोप पत्र 5 मिला है उसको बचने का यहाँ भी एक साधन मिला है,
कि आपको ये मंजूर है? बोला मंजूर नहीं है। अब बताऊंगा कि कैसे आगे बचेंगे। मतलब अकेला ही गया, फिर भी मनाही करके आ रहा है। तो पहले आरोप पत्र मिला, जब 10 दिन मिल गए, लिख दिया मुझे मंजूर नहीं है। अब इंक्वायरी हो रही है, जब भी आपसे पूछ रहे हैं, जब भी आपने लिख दिया, तो फिर आगे लिखेंगे कि आप जांच शुरू करने के लिए तैयार हैं। बोला हाँ तैयार हूं। हो गई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। यहाँ एक चीज और आती है, यदि डिफेंस काउंसलर का नाम आरोपित कर्मचारी ने पहले दे दिया है, जब तो डिफेंस काउंसलर के बारे में पूछना ही नहीं है, क्योंकि वो पहले दे चुका है और वो लेके आया है। लेकिन यदि उसने डिफेंस काउंसलर का नाम पहले नहीं दिया है, तो इस समय उससे ये पूछा जाएगा कि क्या आप अपने बचाव में बचाव सलाहकार रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कर्मचारी को हाँ कर देना चाहिए सामान्यतः, क्योंकि इतने में कहीं न कहीं से बचाव सलाहकार ढूंढ लेना चाहिए। बिना बचाव सलाहकार के डीएआर में जांच में जाना मैं उचित नहीं समझता। हाँ, खुद एक्सपर्ट हो तो अलग बात है, उसमें कोई बात नहीं कि मेरे सब आता है मैं तो कर सकता हूँ, जब कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप हाँ कर दो, तो आपको और 8-10 दिन मिल जाएंगे। आपको बोला जाएगा ठीक है आप 10 दिन के अंदर अपने बचाव सलाहकार का नाम दे दो। इतने में तो ढूंढ ही लोगे ना, कोई न कोई मिल ही जाएगा ना। तो बचाव सलाहकार को नॉमिनेट करने का एक मौका फिर और मिला, तो 3 मौके मिल गए। तो SF5 में बचने के बहुत चांस मिल गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्या आप अपने बचाव में कोई अतिरिक्त कागजात चाहते हैं, या बचाव गवाह बुलाना चाहते हैं, डिफेंस विटनेस बुलाना चाहते हैं? तो कर्मचारी यहाँ हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। हाँ बोल दिया तो आपको ये बताना है कि किसको बताना है, किसको बुलाना है, कौन कौन से कागज है। और ना बोल दिया तो आपके पास ऑप्शन ही खत्म हो गए दोबारा बोलने का। तो जनरली यहाँ डीआर में कुछ किताबों में साइलेंट है कि ये सवाल पूछना है कि नहीं पूछना है, कुछ किताबों में लिखा हुआ कि पूछना चाहिए। लेकिन अगर जांच अधिकारी पूछ ले तो भी ठीक है, लगता है कि न्याय कर रहे हैं हम, कर्मचारी को बोल रहे हैं। और नहीं पूछे तो कर्मचारी की ये ड्यूटी है कि उसको बताना है कि जांच शुरू होने से पहले मुझे क्या क्या कागज चाहिए, कौन कौन मेरे बचाव में गवाह देने आएंगे। ये कर्मचारी की ड्यूटी है कि वो बचाव सलाहकार से बात करके यहाँ करें। लेकिन अच्छा जांच अधिकारी अगर किसी कर्मचारी को बचने का पूरा मौका दे रहा है तो देना चाहिए। नेचुरल जस्टिस कर रहे हैं किसी के साथ कि आपको न्याय पूरा मिले, सही मिले। पूछ लिया, अब पूछ लिया, बचाव सलाहकार साथ में आया तो बोलेगा हाँ हाँ हम ये कागजात जो है हमें चाहिए बचाव के लिए। और अगर वो साथ में नहीं आया तो डिफेंस काउंसलर साथ में बता देगा मुझे ये डिफेंस विटनेस चाहिए, और नहीं आया तो कर्मचारी को इस सवाल का जवाब बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि जांच के दौरान यदि मुझे महसूस होगा कि गवाह और कागजात कौन से अनिवार्य है, तो मैं आपको बता दूंगा जिनको मुझे उपलब्ध करवा दें। पता नहीं जांच किधर जा रही है और कौन से कागज की जरूरत पड़ गई, कौन से लिस्ट ऑफ विटनेस की जरूरत पड़ गई, किस आदमी के गवाह की जरूरत पड़ गई मेरे बचाव में, मैं बाद में बता दूंगा। तो वो आपको देना है, जांच अधिकारी को देना है। अगर जांच अधिकारी को लगता है इसकी जरूरत नहीं है तो मना करने का कारण बताना पड़ेगा। देखो पिछले वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी कि इंक्वायरी पूरी होने के बाद भी अगर आरोपित कर्मचारी कोई कागजात मांगे जो ये सब प्रूव करता हो कि इस केस से रिलेटेड है और उसके बचने के लिए बहुत जरूरी है, तो भी उसको देना है। मतलब जांच पूरी होने के बाद भी। तो हम तो जांच के शुरू में ही बता रहे हैं ना कि जब जांच चलेगी तो मुझे जब आवश्यक होगा उस समय मैं बता दूंगा कि कौन कौन से कागजात मुझे चाहिए और कौन कौन मेरे बचाव गवाह में आएंगे, मैं आपको नाम दे दूंगा।
बड़ा अच्छा सा जवाब है, न हाँ है न ना है। जब मैंने SF11 का जवाब कैसे दें और वो बताया था कि सच के आसपास चलें लेकिन सच नहीं बोलें, ये ऐसे जवाब है। हम सच बोल दिए कि हाँ चाहिए, बोले नाम बताओ, कौन गवाह आएगा, कागज बताओ, कौन से कागज चाहिए और कहाँ से बताएंगे तुरंत। या हमने सच बोल दिया नहीं हमें तो नहीं चाहिए, बोले आपका चैप्टर क्लोज, बाद में बोला आपने तो पहले ना कर दिया तो आपको तो नहीं मिलेगा। तो सीधा सा सवाल। तो ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पहले दिन होती है। यहाँ जांच अधिकारी को यही सवाल करने चाहिए, इसके अलावा और नहीं करने चाहिए। जांच अधिकारी क्या करते हैं, सर्चिंग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। ये एक नया शब्द आप सुने, सर्चिंग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ये सही नहीं है। मतलब जो आरोप लगे हैं उसको प्रूव करने के लिए नए नए सवाल ढूंढ के लाते हैं। अरे भाई, जांच हुई होगी, उसके बाद आरोप पत्र देना तय हुआ होगा, वो कागजों के ऊपर ही तो उसको आरोप पत्र बना के आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उसमें आप सर्चिंग क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? अब ये आप सोचोगे सर्चिंग क्रॉस क्वेश्चन है क्या, कैसे पता चलेगा? कुछ लोग, आप लोग जो जांच अधिकारी नियुक्त होते होंगे ना, वो भी इसको सुन ले, बचाव सलाहकार जो रहते हैं वो भी सुन ले, और आरोपी कर्मचारी भी सुन ले। कैसे सवाल करते हैं सर्चिंग क्रॉस क्वेश्चन, मैं बताता हूं। मैं एक स्पेड का केस था और स्पेड हुआ, सीनियर DSO लेवल पर, DRM लेवल पर जब इंक्वायरी बैठी, बड़े बड़े अफसरों ने जांच किया, जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट आई और सीनियर DSO और DRM साहब ने अप्रूवल दिया। और फिर हुआ कि भाई ड्राइवर का ये फेलियर है, ड्राइवर ने लेट ब्रेकिंग किया और होम सिग्नल को पास हो गया, लेट एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। उसके बेस पे ड्राइवर को SF5 दिया, मैं उसमें DC बना। जांच अधिकारी महोदय जब जांच शुरू हुई तो सर्चिंग क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि आप जब उस जगह से चले थे तो आपने फील्ड टेस्ट किया था, ब्रेक पावर टेस्ट किया था, कैसा आपको महसूस हुआ? अब हमने बता दिया कि हमको तो ब्रेक पावर कमजोर महसूस हुआ था, हमने तो इन्फॉर्मेशन दिया था, सच के आसपास चले, एकदम सच नहीं बोला, थोड़ा झूठ बोल दिया। पिछला BPC देखो, उसमें ये परसेंटेज कम दिखा हुआ है। अब वो इंक्वायरी अफसर घूमने लगे, तो मतलब ये इंक्वायरी रिपोर्ट, हाँ ये इंक्वायरी रिपोर्ट बनी वो गलत बनी है। अब प्रूव करो सीनियर DSO को कि आपने गलत बनाई है रिपोर्ट, DRM साहब को बताओ आपने गलत एक्सेप्ट किया है इंक्वायरी रिपोर्ट। तो सर्चिंग क्वेश्चन में कभी कभी इंक्वायरी अफसर खुद भी फंस सकता है, और ये करना भी गलत है। इंक्वायरी अफसर की ड्यूटी है कि आरोप पत्र में जो लिखा है केवल उन्हीं पर अपना ध्यान रखना है और ये सिद्ध करना है कि जो आरोप लगे वो सही है। इसके अलावा कोई भी जांच करे वो ठीक नहीं है, या अपने काम को बढ़ाना है या खुद फंसना है। तो ये सर्चिंग क्वेश्चन नहीं करें, इस चीज से बचें। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में इस बात का आप ध्यान रखें, यहां पे इंक्वायरी खत्म कर दें। पहले दिन इतना ही करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। हर पेज की 5 कॉपी बनेगी, हर पेज की 5 कॉपी बनेगी। 5 कॉपी में एक कॉपी तो जो आरोपित कर्मचारी है उसको दे देंगे, एक कॉपी डे टू डे प्रोसीडिंग जो होता है, आप जिस दिन आपका काम हुआ उस दिन की हर पेज की कॉपी डिसिप्लिन अथॉरिटी को जाएगी, जिससे उसको ये पता चले कि क्या प्रोग्रेस है। तो एक कॉपी उसको भेजी जाएगी, डे टू डे प्रोसीडिंग बोलते हैं उसको, वो कॉपी। 2 कॉपी
फाइल जो है उसमें लगेगी। जो भी पेज है हर पेज की 2 कॉपी फाइल में लगेगी और 1 कॉपी इंक्वायरी अफसर को खुद को अपने पास रखनी चाहिए जब तक कि केस फाइनल नहीं हो जाए। अपनी फाइल बना के रखो और अपने रखो। आपको पता नहीं किस मौके पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपने उसमें किया था, क्या था बताओ जरा। अब ढूंढते फिरो फाइल, क्या लिखा था मैंने, क्या हुआ था। लेकिन अगर आपके पास है तो आप देख के बता दोगे। तो जब तक फाइनल नहीं हो, जब तक 1 कॉपी इंक्वायरी अफसर को खुद को रखना, 5 कॉपी बनेगी। हर पेज पर साइन होंगे। नीचे साइन कैसे होंगे इस चीज का ध्यान रखें। लेफ्ट से राइट जाएंगे। अभी जैसे हम लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं तो मेरे सामने ऐसे पेज है तो मैं लेफ्ट से, तो पहला साइन जो आरोपित कर्मचारी है उसके होंगे। दूसरे तो उसमें लिखा जाएगा कोष्टक में नाम, उसका डेजिग्नेशन एवं आरोपित कर्मचारी, ये लिखा जाएगा जिससे कोई भी पढ़े अच्छा ये आरोपित कर्मचारी। दूसरा साइन जिसका नाम है कोष्टक में उसका नाम लिख देंगे। नीचे बचाव सलाहकार एवं जो भी है उसका डेजिग्नेशन वो लिख देंगे। तीसरा साइन सबसे लास्ट में, इंक्वायरी अफसर को सबसे लास्ट में राइट हैंड पे अपने साइन करने हैं। ये भी एक ध्यान रखने की बात है। ऐसा नहीं इंक्वायरी अफसर सबसे पहले लेफ्ट में साइन कर दे, सबसे राइट लास्ट में राइट साइड में इंक्वायरी अफसर को साइन करता है। साइन करे कोष्टक में अपना नाम, अपना पद एवं जांच अधिकारी। अभी मान लो कोई CLI बन रहे हैं तो नाम मुख्य लोक निरीक्षक एवं जांच अधिकारी, या जांच अधिकारी ऑब्लिक मुख्य लोक निरीक्षक गोधरा बड़ौदा, जो भी आपका हेडक्वार्टर है जहाँ पे भी है, बॉम्बे जयपुर, लिखे। तो ये भी साइन करने का भी एक क्रम है। हर पेज पर जिन लोगों ने इंक्वायरी अटेंड किया है उनके साइन होने चाहिए। आरोपित कर्मचारी को हर पेज पे ही होगा। गवाहों के साइन होंगे, गवाहों के बयान होंगे उन पे भी होगा, डिफेंस विटनेस होंगे उन पे भी होगा। तो आरोपित कर्मचारी और DC के साइन हर पेज पे होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। एक चीज और है, याद आया है, कुछ किताबों में लिखा है कुछ में नहीं लिखा है कि कर्मचारी से एक सवाल पूछते हैं कि मैं जांच अधिकारी नियुक्त हुआ हूं, इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। मतलब कोई भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है। ऐसा सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपने 4-5 सवाल ऊपर पूछे, हाँ ना जवाब हो गए, और लास्ट में आपने पूछा कि इस आपके केस में मैं जांच अधिकारी नियुक्त हुआ हूं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। बोले हाँ मुझे परेशानी है आपसे जांच अधिकारी के में, तो क्या करूंगा। अब बोलोगे तो बताओ, तो बोला आपने पूछा ही काहे को, आपने पूछा मैंने बता दिया हाँ मुझे तकलीफ है। तो ऐसे क्वेश्चनों से भी बचें, ऐसे क्वेश्चनों से बचें। उसको अगर तकलीफ है तो वो लिख देगा ना पहले से ही। जब SF7 मिली या आपको पत्र मिला जब ही लिख देगा कि ये जांच अधिकारी नियुक्त है, ये 22 माइंड है और मुझे जो है इससे तकलीफ है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे केस में जांच अधिकारी रहे, रीजन लिख देगा। जाएगी ऊपर एप्लीकेशन, बदल दे तो बदल दे, नहीं बदले तो आप तो करोगे ही जांच। लेकिन ऐसा सवाल पूछना ठीक नहीं है। मैं और भी बताऊंगा कुछ सवाल कैसे पूछते हैं लोग जिससे पूरी इंक्वायरी करने के बाद सत्यानाश हो जाता है केस का। वो काम कभी नहीं करें। तो साथियों, ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए है, जो कि जांच अधिकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कर्मचारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे जवाब देने वो भी मैंने बता दिया। अब मेन इंक्वायरी कैसे शुरू करेंगे वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन विटनेस की जांच करनी हो, डिफेंस विटनेस की जांच करनी हो, तो सवाल कैसे किए जाएंगे, इंक्वायरी अफसर की क्या ड्यूटी रहेगी और डिफेंस काउंसिलर की क्या ड्यूटी रहेगी, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि क्वेश्चन करना और कैसे करना चाहिए ये मैं बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी वो एक ट्रैकमैन का बताया था कि
क्वार्टर का, सबलेटिंग का था, मैंने बताया। तो केस स्टडी भी मैं साथ साथ में बताऊंगा उसमें कि हमने केस स्टडी में उसको कैसे बताया। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कैसे करेंगे, इस बात का आज आपको बताया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन विटनेस होते हैं और जो डिफेंस विटनेस होते हैं, उनसे हम इंक्वायरी कैसे करें। तो इंक्वायरी जांच अफसर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ये बड़े इम्पोर्टेंट सवाल है, और आने वाले दिनों में भी जो वीडियो आएंगे बड़े इम्पोर्टेंट है। आप इनको देखते रहें, बार बार देखते रहें। और ये मैंने आज जो आपको 4-5-6 सवाल बताए हैं, ये सवाल ऐसे हैं कि जांच अधिकारी को इससे ज़्यादा पूछना नहीं चाहिए। नमस्कार साथियों, आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार मेरा हौसला अफजाई करते रहें, वीडियो पसंद करते रहें, सभी दोस्तों को दिखाते रहें, रेल कर्मचारी को दिखाते रहें। नमस्कार, मैं एस डी मीणा, धन्यवाद।